गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के विषय में बात करेंगे। ऑप्शनल हिस्ट्री के सिलेबस बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है, परंतु उस सिलेबस में सीक्वेंस के कमी के कारण टीचर के द्वारा एक सिलेबस की डिजाइनिंग की गई है। कौन से टॉपिक कब पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ना चाहिए, इससे सारे टॉपिक का एनालिसिस बेटर तरीके से किया जा सके। और इसी संबंध में आज हम लोग 7 बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस पर बात करेंगे। आस्था आईएएस की इस क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। ओके, सबसे पहले हम लोग 18वीं शताब्दी के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था किन विशेषताओं को ग्रहण कर रही थी और 18वीं शताब्दी किस राजनीतिक स्थिति को प्राप्त कर रहा था। यानी 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच का काल है और इस काल में कौन कौन सी राजनीतिक नई विशेषताएं ग्रहण की और जो पूर्व काल में स्थापित नहीं थी, और इसके अलावा 18वीं शताब्दी में किन नए नए राज्यों का गठन हुआ, यानी कुछ भारतीय राज्य बने और एक औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुई। यानी पहले टॉपिक में हम 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विशेषताओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे प्रत्येक तरीके से एक कंसेप्ट आधारित बातें के साथ साथ टॉपिक में क्या क्या नवीन कोण स्थापित है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नवीन दृष्टिकोण का क्या इंटरनेशनल अप्रोच होना चाहिए, इतिहास के साथ इसके क्या संबंध होने के विषय में बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे टॉपिक के रूप में हम लोग चलेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया और उन्होंने भारत के साथ एक व्यापारिक गतिविधि की शुरुआत की। ऐसा नहीं था कि उसके पूर्व भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार नहीं, के पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार था, लेकिन यहाँ पर कौन से नवीन दृष्टिकोण स्थापित हुए के कारण यह युग एक बेहतर तरीके से यूरोपीय संपर्क का आधार बना। और बाद के कालों में व्यापारिक कंपनियों ने किस तरीके से धीरे धीरे भारत में अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने के अवसर होते। दूसरे पॉइंट के बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। अंग्रेज अपनी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए। अंग्रेजों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए व्यापारिक हितों के दौरान ही विभिन्न प्रकार के कार्य किए। इन क्षेत्रों में विभिन्न कारखाने स्थापित किए। के अलावा जब औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हो तो उन्होंने विभिन्न राजवंशों के साथ युद्ध, सहायक संधि, जपगत के सिद्धांत किए। शासन के आधार पर भी इन सारे राज्यों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाए। टॉपिक के बाद हम लोग चौथा टॉपिक चलेंगे संवैधानिक विकास की, मतलब भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास की प्रक्रियाएं शुरू, यानी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, 1784 के पीटी एक्ट के बाद के सारे अधिनियम को एक एक विशेषताओं के साथ पढ़ें, क्योंकि इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद जैसे हम अगले टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ जो जो चीज़ें इस संवैधानिक विकास से संबंधित होगा उस विकास की प्रक्रियाओं को पढ़ने की कोशिश। के अलावा हम लोग पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे औपनिवेशिक सत्ता के दौरान आर्थिक। अब इस औपनिवेशिक सत्ता के दौरान किस तरीके से आर्थिक नीतियों को स्थापित किया गया, यानी किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ किन सेक्टर पर आधारित होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यानी औपनिवेशिक सत्ता के दौरान किस तरीके से राजस्व स्थापित किया गया, ये क्या क्या कारण थे, ये किस तरीके से स्थापित किया गया। दूसरा, इसी दौरान कृषि का कमर्शियलाइजेशन किया गया, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया है, दूसरा टॉपिक होगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विभिन्न चरण, इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्थिक को स्थापित करने की। के बाद चौथा टॉपिक होगा रेलवे का विकास, यानी रेलवे के विकास का क्या कारण थे, रेलवे के विकास की प्रक्रिया क्या क्या हुई, रेलवे के विकास का क्या क्या प्रभाव पड़ा
तो एक एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है धन के निष्कासन का। अंग्रेजों ने भारत से किस का निष्कासन अपने देश के लिए किया, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत को अपनाया, कब कौन सा सिद्धांत सार्थक था। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो औपनिवेशिक सत्ता के दौरान इन प्रकार की जो औपनिवेशिक नीतियाँ स्थापित की गई, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा या कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या, सकारात्मक प्रभाव की प्रासंगिकता क्या वर्तमान के लिए कुछ सार्थक है या नहीं है। उस सारे नवीन दृष्टिकोण को हम लोग एक एक पॉइंट के अनुकूल पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे सभी तथ्यों को समझना ज़्यादा आसान होगा। के बाद टॉपिक आएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तरीके से सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में सप्तांग का सिद्धांत दिया, यानी सत्ता को चलाने के लिए की इकाइयाँ स्टेबल। औपनिवेशिक सत्ता के दौरान भी किस तरीके की विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की, यानी 1764 से लेकर 1858 इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। फिर 1858 के बाद किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, शासन को क्या क्या अधिकार दिया, सैन्य व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कर व्यवस्था में क्या किस तरीके से परिवर्तन हुआ। सभी विषयों को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान सातवां टॉपिक आएगा भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों का संबंध। भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों का संबंध किस तरीके से डिफाइन किया गया, कब कौन सी पॉलिसी लागू की गई, पॉलिसी के पीछे कारण क्या थे, एक एक करके इन नीतियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। के बाद चले ये विद्रोह। विद्रोह में पहला किसान विद्रोह, कब कब कहाँ कहाँ किस तरीके से किसान विद्रोह हुआ। उसके बाद जनजातीय विद्रोह हुआ, उसके बाद सैनिक विद्रोह हुआ। सभी विद्रोहों के बाद 1857 के विद्रोह के भी पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप क्या थे, 1800 विद्रोह के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह का विस्तार किस तरीके से हुआ। और विस्तार को यदि हम लोग डिफाइन करके पढ़ने की, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली आया, यानी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, एमपी में हुआ। सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक एक चीज़ को डिफाइन करके पढ़ने की, हाँ क्या कंसेप्ट था, बहादुर शाह जफर को आ गया, उससे क्या लाभ हो सकता था और उससे क्या क्या हानि हुआ। एक चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश। के बाद चलेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला होगा 1885 के पूर्व के सारे ऑर्गेनाइजेशन ने स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में बंगाल में भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बने, मद्रास में भी बने, महाराष्ट्र में भी बने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के प्रयासों के लंदन में भी संगठन का जन्म दिया गया। सारे संगठनों के प्रयास के फलस्वरूप 1885 दफरीन के प्रयास आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब 1885 ईस्वी में आईएनसी के गठन के कारण क्या थे, कि गठन के लिए अंग्रेजों को क्या हित था, भारतीयों ने इसमें क्यों सहयोग किया और क्या कारण था कि 1885 से 5 ईस्वी दरबारी नीतियाँ ज़्यादा प्रभावशाली रही। क्या वह समय की ज़रूरत थी या समय की ज़रूरत नहीं। उन विषयों में जो कंसेप्ट है, ज़रूरत है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ने की। के बाद उग्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे। उग्रवादी का मुख्य मोटो क्या था, देशी स्वराज, बहिष्कार और शिक्षा। फिर चलेंगे हम लोग गांधीवादी। गांधी जी भारत आने के बाद उन्होंने किस आंदोलन को बेहतर तरीके से स्थापित कर, क्यों उन्होंने सत्य और अहिंसा के नीति का प्रचलन किया, उस सबका अपना अपना कारण है। असहयोग आंदोलन में थोड़ी सी हिंसा होने के बाद आंदोलन को वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में
ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा होने के बाद भी उन आंदोलन वापस नहीं, सबके अपने अपने कारण हैं, कारणों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ दृष्टिकोण पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। के बाद टॉपिक है सांप्रदायिकता का विकास, पृथकतावादी विचारधारा का उदय। सांप्रदायिकता का विकास, संप्रदायवाद क्या है? आज भी विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक गतिविधियाँ की जा रही है, समय भी विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधि की जाती थी। क्या इसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेदार थे या कोई और भी जिम्मेदार था? क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आईएनसी के द्वारा भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए के कारण स्वतंत्रता आंदोलन और जटिल होते चला गया? इसके अलावा मुस्लिम लीग के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, इन सबको एक एक करके हम स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने, सांप्रदायिकता को पढ़ने की कहा, हमारी सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आए और इन सांप्रदायिकता के वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो दृष्टिकोण है, जो कंसेप्ट है, उसको देखने की करेंगे, जिससे क्या है बातें हमारी आ जाए। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कारण क्या थे? नवजागरण वर्ल्ड में 14वीं-15वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद शताब्दी में क्या पुनर्जागरण का कोई दृष्टिकोण भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद था? नहीं था। और वह किस तरीके से प्रभावित किया, नहीं किया? क्या पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन आदि के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के बीच कोई जागरूकता स्थापित हुआ या नहीं हुआ? सब दृष्टिकोण को यहाँ पढ़ने की का कारण क्या था, इसका स्वरूप क्या था, किस तरीके से विभिन्न संगठनों का जन्म हुआ, किस तरीके का जन्म हुआ, किस इसका प्रभाव क्या पड़ा, सारे पढ़ने की करेंगे। के बाद क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, क्रांतिकारी आंदोलन के चरण कौन कौन से, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, प्रथम चरण में कौन कौन से कार्य किए, क्रांतिकारी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या स्वतंत्रता आंदोलन को एक बेहतर रूप से संगठित करने और उसे तैयार करने के लिए क्रांतिकारियों का भी योगदान था या नहीं था, इसके विषय में पढ़ने की। और हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा वामपंथ का उदय। वामपंथ के उदय के विषय में हम लोग पढ़ेंगे तरीके से वामपंथी विचारधारा का उदय। क्या उस क्रांति के बाद भारत में भी वामपंथ के विचारधारा किस तरीके से स्थापित होती, क्या इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं को भी प्रभावित करने की? और इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद तब हम यह एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या इतने टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ने, कंसेप्ट को समझने और साथ ही साथ जो दृष्टिकोण है सारे दृष्टिकोण समझने और इसका संबंध हम इंटरनेशनल यानी विश्व इतिहास से जोड़ने के बाद हम यह देखने की करेंगे क्या हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं या नहीं मिल रहा है। कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, यदि सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हमें हर हाल में 3 जा रहे हैं या 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, हमारी तैयारी सार्थक दिशा को है। और इस दिशा को देखते हुए हम उन तथ्यों को बेहतर तरीके से समझने, कंसेप्ट को याद करने, के कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़ने और इसे विश्व इतिहास के साथ रिलेट करने करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सारे चीज़ बेहतर आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।